एवरेज वैल्यू जो है वो तो हमेशा हमारा जीरो निकल के आएगा। लेकिन जब हमसे ये कहा जाता है कि आप एवरेज वैल्यू की एक जनरल डेफिनेशन बताएं, तो एवरेज वैल्यू जो है उसकी डेफिनेशन ये होती है कि एवरेज वैल्यू एसी की ये वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पर डायरेक्ट करंट उतना ही चार्ज सेंड करता है जितना कि ऑल्टरनेटिंग करंट चार्ज सेंड करता है ओवर हाफ इट्स टाइम पीरियड। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट हाफ टाइम पीरियड में यानी कि T/2 में जितना चार्ज, भाई चार्ज का फ्लो ही तो करंट होता है। ठीक है, तो हाफ टाइम पीरियड में ऑल्टरनेटिंग करंट जितना चार्ज जो है वो फ्लो करवा देता है, उतना ही चार्ज जो है डायरेक्ट करंट की भी अगर हम बात करें तो वो भी उस टाइम पीरियड में डायरेक्ट करंट भी उतना ही चार्ज फ्लो करवाएगा। ठीक है, सभी को इतना क्लियर है? तो हाफ टाइम पीरियड के लिए होता है ये, नहीं समझे? ठीक। अच्छा, तो अब आप नोट करेंगे इसमें, इसमें नोट करिएगा कि, सर। हाँ जी बोलिए, नहीं समझ में आया? सर एक बार और समझा दीजिए। दोबारा बताता हूँ। हमने ये कहा कि ये जो है ऐसी वेव होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की। ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, ऑल्टरनेटिंग करंट की मिनिमम वैल्यू माइनस आई नॉट। ठीक है, यहां होता है, और ये जो है इसको मैं बोलूंगा आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ ओमेगा टी कुछ भी नहीं है, थीटा है, समझ लीजिए। तो इधर 0 डिग्री होता है, यहाँ होता है π/2, यहाँ होता है, ये वैल्यू होती है पाई, ये वैल्यू होती है 3π/2, थीटा की ये वैल्यू होती है, और ये होती है 2 पाई। अच्छा, यहां से लेकर और यहां तक 2 पाई तक जो टाइम होता है, मतलब 2 पाई जिसमें उसने अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर ली, इसको मैं बोलता हूँ कैपिटल टी यानी कि टाइम पीरियड। ठीक है, अब अगर आधे टाइम पीरियड की बात करें, आधा टाइम पीरियड कितना, ठीक है भाई, पूरा टाइम पीरियड तो ये हो गया कैपिटल टी, इसका आधा ले लीजिए। तो आधे टाइम पीरियड के लिए डायरेक्ट करंट का जो वेव फॉर्म है वो इस तरीके की बनती है, यानी कि उसका ग्राफ ऐसे बनता है। सिर्फ आई नॉट है तो आई नॉट ही रहेगी वैल्यू। तो अगर मैं आधे टाइम पीरियड के लिए एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करूंगा ना, आधे टाइम पीरियड के लिए जो मैं एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करूंगा वो डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट, उन दोनों में रिलेशन ये होता है कि आधे टाइम पीरियड के लिए डायरेक्ट करंट भी उतना ही चार्ज सेंड करेगा और ऑल्टरनेटिंग करंट भी उतना ही चार्ज सेंड करेगा, ये इसकी डेफिनेशन। ठीक है, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कैसे करी जाती है वो तो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन हम ये कहेंगे कि ऑल्टरनेटिंग करंट भी हाफ टाइम पीरियड में यानी कि T/2 जो टाइम पीरियड है, ऑल्टरनेटिंग करंट जितना चार्ज सेंड करेगा उतना ही चार्ज डायरेक्ट करंट भी सेंड करेगा। ये एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन। समझ गए? अभी क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने कुछ टेढ़ा बनाया है क्या, है ना? यहाँ कुछ ज्यादा टेढ़ा दिखाई दे रहा है, काफी टेढ़ा है ना? तो फिर इसी को ठीक करूं या चलो ठीक है। अब नोट करें सभी बच्चे। हाँ, ये सारा टेढ़ा ही हो गया आज। चलो जी, नोट करिएगा इसमें, द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एट एनी टाइम इंस्टेंट, द वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट एट एनी टाइम इंस्टेंट is given as I is equal to I naught sin omega t, इक्वेशन नंबर 1।
आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन, बिल्कुल वही काम है जैसा कल करा था। फॉर अ स्मॉल ड्यूरेशन डी टी, द करंट is assumed to be constant for a small duration, small dt, the current is assumed to be constant. तो हम ये कहेंगे then amount of charge that flows through, then amount of charge that flows through in this time dt, in this time dt will be dq is equal to I dt। I क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, तो dq है स्मॉल चार्ज, तो dq इज इक्वल टू आई dt हो गया। यहाँ पर I की वैल्यू मैं जानता हूँ आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, तो डी क्यू की वैल्यू आ गई आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। इसके बाद द टोटल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू the total charge that flows through a circuit, ये तो दोनों बनाने हैं। हाँ, the total charge that flows through a circuit in half the time period, that is from small t is equal to 0 to small t is equal to कैपिटल T by 2। हाफ टाइम पीरियड यही तो होगा कि t is equal to 0 से, यहां से हमारा 0 से और फिर कैपिटल T by 2, कैपिटल T by 2 मतलब इसका आधा टाइम पीरियड। तो आधे टाइम पीरियड में जो चार्ज फ्लो हो रहा है मैं वो निकालना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो आधे टाइम पीरियड में चार्ज फ्लो होता है वही तो एवरेज वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि इसमें क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। भाई इंटीग्रेशन जैसे dx का इंटीग्रल करते हैं तो x आ जाता है, तो डी क्यू का इंटीग्रल करेंगे तो Q आ जाएगा। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू क्या है, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। अब t यहाँ पर हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल जो t है उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से कैपिटल T by 2, तो 0 से कैपिटल T by 2। भाई सबको इतना समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं दिखाई दे रहा है? यस यस सर। सर। हाँ, चलिए जी ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर केवल टी वाली टर्म को अंतर रखना है, बाकी सबको बाहर निकाल लो, क्योंकि टी ही वेरिएबल है। उसके अलावा जो टर्म्स हैं वो सब कांस्टेंट हो जाएंगी, तो इधर हो गया Q इज इक्वल टू आई नॉट इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल T by 2 साइन ओमेगा टी डी टी।
क्यू इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी। और माइनस कॉस ओमेगा टी करेंगे तो पहले तो हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएट, ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आएगी उससे डिवाइड करते हैं, अपॉन में ओमेगा आ गया, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट टी बाई टू, लोअर लिमिट इज जीरो एंड अपर लिमिट इज टी बाई टू। अभी कर रहा हूँ ना सब्स्टिट्यूट, क्या चीज समझ, क्या क्या बताओ तो सही, क्या करें। अच्छा, ये माइनस निकालो और ओमेगा निकालो बाहर, तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, और ये बचा कॉस ओमेगा टी। अब जैसे कॉस ओमेगा टी है ना, तो ओमेगा 1/t, 1/T इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है। तो ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई हो गया। तो ये जो ओमेगा है इसको क्या बोलेंगे, 2 पाई बाई टी। ओमेगा को 2 पाई बाई टी बोला जा सकता है। तो ओमेगा जो डिनोमिनेटर वाला था इसको तो बाहर निकाल दिया, इसको तो ओमेगा ही रहने दो। ठीक है, ये जो अंदर वाला ओमेगा है इसको लिखो 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी, और लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट टी बाई टू। लोअर लिमिट जीरो और अपर लिमिट टी बाई टू, ये करा मैंने। ओमेगा जब भी कभी आएगा तो मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वैल्यू रखूंगा। मैं जानता हूँ 1/t इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन 2 पाई होता है, ये हमने कल देखा था। ठीक है, अब ओमेगा की वैल्यू हो गई 2 पाई अपॉन टी, मैंने यहाँ डाल दी। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि मुझे पता है स्मॉल टी की वैल्यू में टी बाई टू डालूंगा तो टी से टी कट जाएगा। तो देखिएगा क्यू इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा। अब सबसे पहले स्मॉल टी की जगह, वेरिएबल स्मॉल टी है, कैपिटल टी नहीं, याद रखना। तो स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी बाई टू डालूंगा। तो 2 पाई अपॉन टी इंटू स्मॉल टी की जगह मैंने डाल दिया कैपिटल टी बाई टू, माइनस, अब स्मॉल टी की जगह जीरो डालेंगे तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो। अब कैपिटल टी से कैपिटल टी कट गया, टू से टू कट गया, तो क्या आया, कॉस पाई। क्यू इज इक्वल टू माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, ब्रैकेट में आ गया कॉस पाई, माइनस कॉस जीरो क्या होता है 1, कॉस पाई क्या होता है -1। तो माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, -1 -1 -1 -1 क्या हो जाएगा, -2। -2 इंटू आई नॉट कितना हो जाएगा, प्लस का 2 आई नॉट। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा। ये तो आ गया हमारा चार्ज की वैल्यू, कि हाफ साइकिल में जो ऑल्टरनेटिंग करंट है वो इतना चार्ज जो है वो सेंड कर रहा है, इतना चार्ज फ्लो करवा रहा है। ठीक है, आधे टाइम पीरियड में, कैपिटल टी बाई टू में। हाँ, अच्छा, इसके बाद हम ये कहेंगे therefore average value of AC over the first half cycle is, therefore average value of AC over the first half cycle is, I क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, इसको आई एवरेज बोल दीजिए। आई एवरेज इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, चार्ज 2 आई नॉट अपॉन ओमेगा,
डिवाइड बाई टाइम कितना, कैपिटल टी बाई टू, कैपिटल टी बाई टू। ठीक है, अब यहां से ये जो आई एवरेज की वैल्यू आई है, यहां से मुझे एक चीज समझ में आती है कि भाई यहाँ पर ओमेगा है, यहाँ पर कैपिटल टी है, तो या तो इस कैपिटल टी को ओमेगा वाली टर्म में कन्वर्ट करो या ओमेगा को कैपिटल टी में कन्वर्ट करो। तो ये वाला जो ओमेगा है, अब इसको भी कन्वर्ट कर दीजिए। हमने अंदर वाले ओमेगा को कर दिया था, बाहर वाला रह गया था, तो बाहर वाले ओमेगा को भी कर दो, मतलब इस वाले ओमेगा को भी कर दो। चार्ज तो यहाँ से आ गया ना, 2I0/ओमेगा। ठीक है, डिवाइड बाई टाइम, तो टाइम कितना है, हाफ साइकिल में कितना टाइम लगेगा, T/2। ठीक, ये मिटा रहा हूं इधर से। ओमेगा की वैल्यू डालनी है, तो ओमेगा की वैल्यू टी की टर्म्स में अगर मैं डालूंगा तो 2 पाई कैपिटल टी, ये हो जाएगा। तो अभी देखते हैं, आई एवरेज इज इक्वल टू 2I0 अपॉन ओमेगा की वैल्यू 2 पाई कैपिटल टी, इधर डिवाइड था तो ये मल्टीप्लाई हो गया, और T/2 का पलटकर 2/T हो गया। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, 2 से तो 2 काट दो, I0 × T, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, अपॉन पाई मल्टीप्लाइड बाई 2/T, टी से टी कट गया, तो ये हो गया 2I0/पाई, ये वैल्यू आई आई एवरेज की, 2I0/पाई। बताइए जी, इतना क्लियर है? हाँ, अब 2 एक कांस्टेंट है, पाई एक कांस्टेंट है, 2 डिवाइडेड बाई पाई की एक फिक्स वैल्यू आती है 0.637, याद कर लेना बस, 0.637। तो आई एवरेज इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई I0। 2 डिवाइडेड बाई पाई की एक फिक्स वैल्यू है, चाहे तो कैलकुलेटर में करके देख लीजिएगा, वैल्यू आएगी 0.637, 0.637 I0। तो ये हाफ साइकिल के लिए जो एवरेज वैल्यू है करंट की, वो इतनी आती है। फुल साइकिल के लिए करंट की एवरेज वैल्यू 0 आती है। ठीक है, हाफ साइकिल वाला करना जरूरी क्यों था, क्योंकि हाफ साइकिल में जो करंट होता है, वो जो हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं, तो वो एवरेज एसी हो, एवरेज वैल्यू एसी की हो या डीसी की हो, वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करवाते हैं। समझ गए? बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी अगला टॉपिक नोट करेंगे। बल्कि इसी में लिख लीजिए, सिमिलरली, बस एक लाइन और लिख लो, सिमिलरली एवरेज वैल्यू ऑफ EMF average value of EMF is given as E average is equal to 2/pi E naught, 2/pi E naught। तो ये भी वही हो जाएगा, E average is equal to 0.637 E naught। एवरेज वैल्यू ऑफ EMF हो गया, और ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। E naught होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF। NBA ओमेगा देखा होगा पिछले वाले चैप्टर में। चलिए जी अगला टॉपिक नोट करें, रूट मीन स्क्वायर RMS, या सीधा लिख दो RMS वैल्यू ऑफ AC।
RMS value of AC. RMS value of AC, इसमें नोट करेंगे, it is defined as that value of direct current it is defined as that value of अभी बता रहा हूँ, रूट मीन स्क्वायर it is defined as that value of a direct current which produces the same heating effect in a given resistor. हाँ, अभी बता रहा हूँ, which produces the same heating effect in a resistor, which produces the same heating effect in a resistor as is produced by the given alternating current as is produced by a given alternating current when passed for the same time. When passed for the same time. It is also known as root mean square value. It is also known as root mean square value or virtual value. Root mean square value or virtual value or effective value of AC or effective value of AC. अब देखिएगा, जैसे हमने अभी इससे पहले एवरेज वैल्यू देखा, एसी की एवरेज वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू के लिए डायरेक्ट करंट जो है वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वो सेंड करता है जितना कि एसी सेंड करता है। इसी तरीके से जो आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर। रूट मीन स्क्वायर क्या होता है वो अभी बताता हूँ आपको, 2 मिनट रुक जाइए बस। तो आरएमएस वैल्यू या उसको आप बोलिए वर्चुअल वैल्यू या उसको बोलिए आप इफेक्टिव वैल्यू, ये तीनों सेम बात है, मतलब तीनों का एक ही मतलब है। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी ये वो वैल्यू होती है जिस वैल्यू पर डायरेक्ट करंट जो है वो सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जितना कि एसी करता है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू क्या था? एवरेज वैल्यू वो वैल्यू थी जहां पर जो डायरेक्ट करंट है डीसी वो सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो करवाता है जितना कि एसी फ्लो करवाता है। आरएमएस वैल्यू क्या होती है? जिसमें कि डायरेक्ट करंट डीसी सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जैसा कि एसी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो ये दो चीजें हैं, ये याद रखिएगा। एक नंबर के एमसीक्यू में ये आ सकता है डेफिनेशन, ठीक, कि डीसी और एसी में रिलेशन बताइए आरएमएस वैल्यू के केस में। तो आरएमएस वैल्यू के केस में आप बताएंगे कि डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट दोनों के दोनों, अगर हम आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं तो आरएमएस वैल्यू वो वैल्यू होती है करंट की जिस वैल्यू पर चाहे डायरेक्ट करंट हो चाहे ऑल्टरनेटिंग करंट हो, दोनों करंट सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं एक रेसिस्टर के अंदर।
एवरेज वैल्यू क्या होती है? एवरेज वैल्यू ये होती है कि जिसमें चाहे ऑल्टरनेटिंग करंट हो चाहे डायरेक्ट करंट हो, दोनों के दोनों सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड करते हैं किसी भी सर्किट पे। ठीक है, तो ये दो चीजें याद रखना, डेफिनेशन में आ गई हैं ये चीजें, डेफिनेशन आपको याद करनी ही है सारी। उसके बाद तो जैसे वहां पर उस उन्होंने बोला था कि सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेंड करते हैं, तो मैं क्यू 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 मैं चार्ज ही कैलकुलेट कर रहा था ना फिर। ठीक, अब यहाँ पर बोला है कि सेम हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, मैं हीट कैलकुलेट करूंगा। हीट की अगर डेफिनेशन याद हो तो हीट की डेफिनेशन होती है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। याद है? हीट प्रोड्यूस्ड। नहीं याद है तो मैं बताता हूँ, हीट जो है, हीट भी तो एक तरीके की एनर्जी है। तो हमने ये बताया कि हीट जो है ये होता है आई स्क्वायर आर टी। ये इसका फॉर्मूला होता है, 10th क्लास में किया होगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा। हाँ, अब पहले एक चीज और देखते हैं कि रूट मीन स्क्वायर क्या होता है। रूट मीन स्क्वायर को समझने के लिए ये मिटा रहा हूं इधर से। रूट मीन स्क्वायर को हम इस तरह से समझते हैं, आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर। रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर मतलब पहले आप स्क्वायर निकालेंगे, फिर स्क्वायर का मीन निकालेंगे। स्क्वायर जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है, उसकी आपसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछी जाती है। मान लो मुझे डेटा दे रखा है, ऐसा है कि 3 फ्रेंड्स हैं, उन 3 फ्रेंड्स की एज दे रखी है। तो अगर ये पूछा जाए कि भाई इन तीनों फ्रेंड्स की जो एज है उसका एवरेज निकालो आप, तो एवरेज कैसे निकालेंगे? तीनों की एज को ऐड करा, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3, ये तो एवरेज हो गया। ठीक, अगर पूछा जाए कि नहीं नहीं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालिए, आरएमएस वैल्यू निकालें, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि पहला वाला जो फ्रेंड है उसकी एज का स्क्वायर, दूसरे वाला जो फ्रेंड है उसकी एज का स्क्वायर, तीसरे वाला जो फ्रेंड है उसकी एज का स्क्वायर किया, और फिर उनका मीन निकाला। तो तीनों की एज का स्क्वायर कर दिया, पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कर दिया, मीन निकालने के लिए तीनों को ऐड करा, डिवाइड बाई 3, और फिर रूट, यानी कि फिर इसका ले लीजिए रूट। ठीक है, तो मीन किसका निकाल रहे हैं आप? स्क्वायर का। और फिर रूट किसका निकाल रहे हैं? मीन ऑफ स्क्वायर का। ठीक है, मीन ऑफ स्क्वायर का। सभी को मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। बात हो गया? तो यही हमने करा था रूट मीन स्क्वायर वैल्यू में। अब देखिएगा, अब मैं हीट पर आ जाता हूँ वापस। हाँ हाँ, चलो ऐसी ऐसी बातें ना इसके सामने मत बोलो, बेचारा टेंशन में आ जाता है कि इसको बहुत सारी चीजें याद हैं। चलिए जी आगे देखते हैं। हम ये कहेंगे, सपोज एन ऑल्टरनेटिंग करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। इधर अच्छा, ये वाला चैप्टर मैं डायरेक्ट बुक में से ही पढ़ाता हूँ, तो आपको पहले ही बता रहा हूँ इसके नोट्स नहीं है मेरे पास, तो सब साथ साथ नोट्स बना के चलना। ठीक है, इससे पहले वाले चैप्टर के भी मेरे हैंड रिटन नोट्स नहीं है। सपोज क्या, वो तो तुमने तो लिखा है सारा। चलिए नोट कर लीजिए। सपोज एन ऑल्टरनेटिंग करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ऑल्टरनेटिंग करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी is passed through a circuit of resistance capital R, is passed through a circuit of resistance
कैपिटल आर फॉर अ ड्यूरेशन dt, फॉर अ ड्यूरेशन dt। तो हीट प्रोड्यूस्ड कितनी होगी, स्मॉल हीट प्रोड्यूस होगी जब स्मॉल टाइम ड्यूरेशन है, तो डी एच इज इक्वल टू, क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टाइम हमारा है डी टी, तो इस वजह से आई स्क्वायर आर डी टी। ठीक है, अब क्या करिए, आई की वैल्यू डालिए, डी एच इज इक्वल टू आई की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, आई नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी, ये डी एच हो गया। तो डी एच इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। ठीक है, ये हो गया। ये करने के बाद में फिर मैं ये कहूंगा हाँ, आर एम एस वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, इसके बाद हम कहेंगे कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ओवर वन कंप्लीट साइकिल, ओवर वन कंप्लीट साइकिल total amount of heat produced over one complete cycle of AC will be, टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड कैसे निकलेगी, ये जो DH है इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो H इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DH, तो H इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DH कितना है, ये पूरी वैल्यू डालो, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी, और वेरिएबल तो टी है, तो ओवर अ कंप्लीट साइकिल मतलब आपको पूरा टाइम पीरियड लेना है जीरो से लेकर कैपिटल टी, तो मैं यहां पर ले लूंगा जीरो से कैपिटल टी। जीरो से कैपिटल टी। अब यहां देखिए आई नॉट स्क्वायर हमारे लिए कांस्टेंट, आर ये भी हमारे लिए कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लो, आई नॉट स्क्वायर आर इंटीग्रेशन जीरो टू टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, ये टी वाला टर्म है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, तो इसको यहां पर हमने छोड़ दिया। अब एक चीज याद रखें कि हमारे पास साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इनके डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं निकाल पाते हम, तो इनका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, मल्टीपल फॉर्मूला में, मल्टीपल एंगल वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट करना होता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा, यहां लिखें आई नॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन जीरो टू टी, इसको हम लिखेंगे वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपॉन टू डी टी। रीजन में यहां पर लिख देना सिंस वन माइनस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, टू साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस कॉस टू थीटा अपॉन टू, तो वन माइनस कॉस ये ओमेगा टी थीटा ही तो है।
हाँ, अगर 2 cos² थीटा होता तो 1 प्लस, तो वहां पर प्लस साइन आ जाता, सही करो, वही वाला फॉर्मूला याद होगा, है ना। अच्छा, तो अब आप ये देखिएगा कि इसमें अपॉन में 2 है, इस 2 को, ये कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल लो। तो इधर कर रहा हूं लेफ्ट साइड में, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टू, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन टू इंटीग्रेशन 0 से t 1 - cos 2 ω t dt। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, t हो जाएगा, जैसे 1 का इंटीग्रेशन करते हैं तो x हो जाता है, ऐसे ही 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पर वेरिएबल t है तो t हो जाएगा। बाकी ना समझ में आए तो मैं इसको अलग करके दिखा देता हूँ, इसको ऐसे कर लीजिए, ब्रैकेट लगाइए, इंटीग्रेशन 0 से t 1 × dt क्या हो गया dt, माइनस इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन को हमने स्प्लिट कर दिया, इंटीग्रेशन 0 से t cos 2 ω t dt। एक बार 1 को dt से मल्टीप्लाई करा, एक बार -cos 2 ω t को dt से मल्टीप्लाई करा, तो ये ऐसे अलग अलग स्प्लिट हो गया। तो वही चीज के जैसे x का इंटीग्रल क्या होता है, dx का इंटीग्रल क्या होता है x, तो dt का इंटीग्रल हो जाएगा t। तो h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r अपॉन टू dt का इंटीग्रल t, और इसकी लिमिट आप लिखेंगे 0 से कैपिटल T, माइनस cos 2 ω t, cos का इंटीग्रल होता है साइन, साइन का इंटीग्रल तो माइनस कॉस होता है, लेकिन cos का इंटीग्रल प्लस का साइन होता है, हाँ। तो ये हो जाएगा साइन 2 ω t, और अपॉन में 2 ω आ जाएगा, क्योंकि 2 ω t को फिर मैं फर्दर डिफरेंशिएट करता हूँ t के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट करके जो वैल्यू आती है उससे मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आ गया 2 ω, ये इंटीग्रेशन का रूल है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t, इतना हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू डालिए, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r अपॉन टू, स्मॉल t की जगह कैपिटल T डालो तो कैपिटल T माइनस 0, एक बार कैपिटल T डाला, एक बार 0 डाला, तो कैपिटल T माइनस 0 माइनस, अब यहाँ पर क्या करिए, ये 2 ω को तो निकाल लो बाहर, तो -1/2 ω तो बाहर आ गया, ब्रैकेट में साइन 2 ω, और स्मॉल t की जगह कैपिटल T डाल दो, माइनस, अब स्मॉल t की जगह 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, साइन 0, ब्रैकेट क्लोज, और ये बड़ा ब्रैकेट भी क्लोज। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है भाई। 2 1 माइनस था और ये 2 ω था, तो इसको बाहर निकाल लिया, -1/2 ω, साइन 2 ω स्मॉल टी की जगह आ गया एक बार कैपिटल टी, और एक बार स्मॉल टी की जगह जब 0 आया तो 2 ω × 0 तो 0 हो जाएगा, तो साइन 0 आ गया सीधा सीधा, ठीक है। तो h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r अपॉन टू, t माइनस 0 क्या हो गया, कैपिटल T, माइनस 1/2 ω। अब ब्रैकेट में देखिए, ये 2 ω t, भाई ω t की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई, और ये 2 है ही, तो साइन 4 पाई हो गया, साइन 2 × 2 पाई लिख देता हूँ चलो, माइनस 0, ब्रैकेट बंद, h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r अपॉन टू, और ये क्या हो जाएगा, t माइनस 1/2 ω साइन 4 पाई, साइन 4 पाई। अब क्या होता है कि ये जो साइन 4 पाई आ गया, साइन के कितने भी मल्टीपल हो, पाई के कितने भी मल्टीपल आप लेते जाओ, साइन पाई ले लो, साइन 2 पाई ले लो, 3 पाई ले लो, 4 पाई, सब के सब 0 होते हैं, तो ये 0 हो गया, 0 × 1/2 ω 0 हो गया, तो इस पूरे बड़े ब्रैकेट के अंदर केवल कैपिटल टी बचा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा h इज इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर r अपॉन टू, ब्रैकेट में t माइनस
1/2 इंटू 0। आगे कर रहा हूं उस तरफ। बेटा यहां तक बता दीजिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इंटीग्रेशन आप लोगों के नो लिए सर। थोड़ा सा नया होगा, तो बस ये समझ लीजिए कि जैसे कॉस होता है, तो कॉस थीटा का इंटीग्रल जो है वो साइन थीटा होता है। फिर आगे जो भी टर्म लिखी हुई है, जिसको मैं फर्दर डिफरेंशिएट करता हूँ, डिफरेंशिएट करके जो आता है उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे चेन रूल में फर्दर डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते थे, उससे यहाँ डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन में बस उल्टा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिएगा, ये हमारा पूरा 0 हो गया, तो I0² RT/2 हो गया। H इज इक्वल टू I0² RT/2। हाँ जी, मैक्सिमम हीट बोला जा सकता है। ठीक है ना। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास। फिर मैं ये कहूंगा कि मुझे क्या निकालना था, मुझे तो आरएमएस वैल्यू करंट की निकालनी थी ना, ये तो हीट आई है अभी हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। हम ये कहेंगे कि लेट ना 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 करंट की आरएमएस वैल्यू निकालनी है, अभी तो हीट निकाल कर छोड़ दिया एक तरफ। ठीक है ना। ना, ये हीट की वैल्यू आई है ओवर कंप्लीट साइकिल ऑफ एसी। ऑल्टरनेटिंग करंट की जो कंप्लीट साइकिल है 0 से T में, उसमें हीट कितनी प्रोड्यूस होगी वो निकाला है, बस और कुछ नहीं। ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि लेट आई इफेक्टिव बी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। लेट आई इफेक्टिव बी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी। देखिए, इफेक्टिव वैल्यू बोलो, आरएमएस वैल्यू बोलो, या वर्चुअल वैल्यू बोलो, एक ही बात है। ठीक है। लेट आई इफेक्टिव बी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी, देन हीट प्रोड्यूस्ड इन टाइम कैपिटल टी मस्ट बी then heat produced in time capital T must be H is equal to I effective का स्क्वायर इंटू R इंटू T। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। आई इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू R इंटू T। ये मैंने एक कंप्लीट साइकिल के लिए हीट निकाली। ये मैंने बोल दिया कि वो जो करंट है, जिस करंट पर मेरे को हीट मिलेगी उसके लिए निकाली। तो करंट मैंने कौन सा ले लिया, आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू के केस में ही तो हम हीट प्रोड्यूस निकालते हैं। इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट कर दीजिए। इक्वेटिंग 1 एंड 2, तो मेरे पास आ जाएगा आई इफेक्टिव का स्क्वायर इंटू कैपिटल आर इंटू टी इज इक्वल टू I0² RT बाई 2। आर टी आर टी कैंसिल आउट हो गया। आई इफेक्टिव का स्क्वायर इज इक्वल टू I0² बाई 2। तो आई इफेक्टिव कितना आ गया, I0/√2। ठीक है, I0/√2। डिवाइड में जब √2 होता है, मतलब 1/√2 की वैल्यू सीधा याद कर लो। आई इफेक्टिव इज इक्वल टू, ये होती है 0.707। ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा 1/√2 इंटू I0 विच इज इक्वल टू 0.707 I0। ठीक है, ये आई इफेक्टिव है। इस आई इफेक्टिव को हम आई आरएमएस भी बोल देते हैं, इसको हम आई वी भी बोल देते हैं। आई वी फॉर वर्चुअल करंट, आई आरएमएस मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, और आई इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, ये हमने करा है। बताइए जी, क्लियर है? ये मैंने जो हीट प्रोड्यूस निकाला, ये किसके लिए निकाला? ये हीट प्रोड्यूस मैंने निकाला है एसी के लिए, ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए। और ये हीट प्रोड्यूस्ड, आप कहोगे जी ये तो आपने सीधा फॉर्मूला लगा दिया I² RT। वो सीधा फॉर्मूला हम लगाया करते थे डायरेक्ट करंट के लिए।
तो आरएमएस वैल्यू निकाली ही इसलिए जाती है कि जिसमें हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट जो हीट प्रोड्यूस करे और डायरेक्ट करंट जो हीट प्रोड्यूस करे वो इक्वल हीट प्रोड्यूस करे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट करंट वाली हो गई, ये ऑल्टरनेटिंग करंट वाली हो गई, दोनों को इक्वेट कर दिया, आई इफेक्टिव निकाल दिया। सभी को क्लियर है भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं प्लीज, सभी को Clear है clear? सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी। अच्छा एक चीज आपको बताता हूँ कि कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास ले सकता हूँ मैं, तो आप प्रिपेयर रहिएगा, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास 2 बजे के बाद लूंगा मैं। ठीक है, 2 से पहले नहीं ले सकता, तो 2 या 3 उसके आसपास। ठीक है, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो मुझे बता देना। हाँ, देख लेता हूँ 1 की या 1.5 की या 2 घंटे की रखना। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में फर्स्ट हाफ में कहीं जाना है, तो वहाँ का काम निपटा कर जब मैं आऊँगा तब ले लूंगा क्लास। ठीक है, तो सर कल 26 हो जाएगी ना, तो मैं सितंबर में इस चैप्टर को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ। हाँ जी बताइए। सर मेरी ना कल बायो की एक्स्ट्रा क्लास है। किस टाइम है? सर शाम को ही होगी, तो अभी जो टाइमिंग भी का पक्का जो नहीं भी है। टाइम हो, ऑनलाइन वाले सभी बच्चों को बता रहा हूँ कि किसी भी बच्चे का कोई भी टाइम हो ना कल के ट्यूशन का,